देख रमेश, तू दूसरी शादी कर ले। इतने छोटे छोटे बच्चों को कैसे पालेगा? माँ, बच्चे मेरे हैं, मैं नहीं पालूंगा तो कौन पालेगा? दूसरी माँ कितना प्यार करेगी ये तो पता ही है आपको। जा उसकी माँ से बोल, उसकी माँ को बुला कर ला। बोल तेरी बेटी यहां से भाग गई है बच्चे छोड़कर। तो वो क्या कर लेगी माँ? जैसे तुम दादी हो वैसे वो नानी है, उनको भी दुख होगा ना अपने नाती नातिन का। रहने दो ना माँ, वो भी क्या कर सकती है, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। अरे तू ही ऐसा सोचता है, तेरी बीवी ने भागते वक्त ये नहीं सोचा था। माँ, गलती हमारी है, वो तो शुरू से ही नौकरी करना चाहती थी, हम लोगों ने ही उसको घर गृहस्थी के काम में फंसा दिया। शुक्र है मुझे इतने प्यारे प्यारे बच्चे तो देकर गई। पता नहीं कितना बड़ा दिल लेकर आया है तू, तुझसे तो किसी की बुराई भी नहीं की जाती। भगवान तेरे बच्चों की अच्छी परवरिश करे। रमेश की पत्नी महत्वाकांक्षी औरत थी और नौकरी करना, पैसे कमाना, इसी की चाहत में उसने अपना बसा बसाया परिवार छोड़ दिया और वो भाग गई। और रमेश की जिम्मेदारी में दे जाती है 2 बच्चे, बड़ी बेटी रमा और छोटा बेटा सुरेश। पापा, मैं रोटी बना देती हूँ, मुझे रोटी बनानी आती है। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, इन चक्कर में पड़ जाओगी तो करियर कैसे बनाओगी? काश हमारी मम्मी के भी मम्मी पापा आपकी जैसी सोच रखते, उनकी किताब छुड़ाकर आपसे शादी ना कराते, तो आज हमारे पास हमारी माँ होती। बताओ, तुम्हें किसी चीज की कमी है? मैं कौन सी चीज पूरी नहीं कर पा रहा हूँ जो तुम्हें बार बार अपनी माँ की याद आती है? हाँ? रमा कुछ नहीं कहती, वहां से चली जाती है। रमेश बैठकर सोचता है कि उसने बच्चों को पालने में क्या कमी रखी है जो उन्हें माँ की याद आ रही है। क्यों नहीं बन पा रहा हूँ मैं बच्चों के लिए सब कुछ? रमेश बैठकर ये सोच रहा था कि वहां पड़ोसन आ जाती है। अरे रमेश भैया, क्या सोच रहे हैं? ये लीजिए, मैंने केले की सब्जी बनाई थी, बच्चों को खिला दीजिएगा। बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, कैल्शियम की कमी होती है। हड्डी की मजबूती के लिए ऐसी सब्जियां खाने से शरीर स्वस्थ रहता है। अच्छा भाभी जी, खाने में भी साइंस होता है क्या? हम लोगों के लिए तो कम, लेकिन बच्चों के लिए ज्यादा होता है। वैसे तो हम लोगों को भी खाना देखकर खाना चाहिए, और छोटे बच्चों के शरीर में बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। उसके लिए हमें खाने को बच्चों के लिए पौष्टिक बनाना चाहिए। अच्छा चलो चलती हूँ, मेरे बच्चे स्कूल से आते होंगे, फिर मिलती हूँ आपसे। नमस्ते भैया। पड़ोसन चली जाती है और फिर रमेश लग जाता है किताबों में देखने के लिए कि कौन से खाने में कौन सी पौष्टिकता होती है जो वो अपने बच्चों को दे सके। शाम को, अरे पापा, ये क्या बना है? बेटा, ये पालक के कोफ्ते हैं, हमारे शरीर में आयरन की कमी को पूरा करते हैं। पापा, आयरन की कमी शरीर में? तभी वहां रमा आती है। हाँ, हमारे शरीर में बहुत सारी पौष्टिक चीजों की जरूरत होती है। पापा की रसोई में हमारे लिए हर वो खाना है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है और दिमाग के लिए भी, है ना पापा? हाँ बेटा, मुझे तो पता भी नहीं था, वो तो पड़ोस वाली आंटी ने मुझे बताया, केले की सब्जी देकर गई थी तुम लोगों के लिए, वरना मुझे तो बस केले का फल ही पता था। लेकिन अब मैं सब पौष्टिक चीजों को बनाना सीखूंगा, बस तुम लोग अच्छे से बड़े हो जाओ। बच्चों को अपने पिता से बहुत प्यार होता है। वो देखते हैं कि किस तरीके से मेहनत करके वो उन लोगों को पालते हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। क्या है पापा, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता? सारा दिन मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मुझे क्रिकेटर बनना है, क्रिकेट खेलना है। लेकिन बेटा, क्रिकेट खेलोगे कैसे, कहाँ खेलोगे? और मैं तो ऑफिस में रहता हूँ, तो मैं ग्राउंड से कौन लाना ले जाना करेगा, छोड़ेगा कौन? पापा, ये आपको मैनेज करना होगा। आपको पता है, मेरा फ्रेंड है ना राहुल, उसकी मम्मी ने एक ग्रुप बनाया है जिसमें जितने भी बच्चे एकेडमी में जाते हैं क्रिकेट खेलने, उन सबके पेरेंट्स एक एक दिन उन बच्चों को ड्रॉप करते हैं। आप भी वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर लूंगा। ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। क्योंकि ऐसा दिमाग सिर्फ मम्मा लोग ही चलाते हैं, वही अपने बच्चों को समय पर हर जगह पहुंचाना जानते हैं, वो भी समय पर। आपको तो सिर्फ अपना काम ही इम्पोर्टेंट लगता है। आपको लगता है बाकी सारे काम इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपका ऑफिस जाना इम्पोर्टेंट है। आपको पता है राहुल की मम्मा भी घर से काम करते हैं, पर उन्होंने दिमाग लगाया है ना, क्या पापा? ये बोलकर सुरेश अपने कमरे में चला जाता है। रमेश बैठकर सोचता है कि ऑफिस को कैसे मैनेज करे, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। एक दिन रमा चुपचाप लेटी पड़ी थी। क्या हो गया बेटा? पापा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर के पास चलते हैं, उठो। नहीं पापा, बस थोड़ा आराम कर लो, शाम तक ठीक हो जाऊंगी। लेकिन शाम तक जब रमा नहीं उठती तो रमेश को चिंता हो जाती है। वो पड़ोस वाली भाभी जी को फोन करता है। भाभी, आपसे बात करनी थी, पता नहीं रमा को क्या हो गया है, पेट में दर्द बता रही है और लेटी हुई है। आप ही बात करिए ना, मुझसे बात नहीं कर रही है। पड़ोसन समझ जाती है कि उसे लड़कियों वाली समस्या शुरू हो गई है। वो घर आती है। कोई बात नहीं भाई साहब, मैं उससे बात करूंगी, आप चिंता मत करिए।
पड़ोसन रमा के पास जाती है और उसे सारी जानकारी देती है। रमा पड़ोसन को गले लगा लेती है, जो दूर से रमेश देखता है। जब पड़ोसन बाहर आती है तो क्या हुआ है उसको? कुछ नहीं भाई साहब, बिटिया बड़ी हो रही है। वैसे भैया आप भाभी जी से बात क्यों नहीं करते? अब तो वो अच्छी नौकरी कर रही है, आप लोगों के साथ आकर रह सकती है। हाँ, उसके फोन और मैसेज भी आते हैं। वो बच्चों को बहुत मिस करती है। सोच रहा हूँ अब उसे बुला लेता हूँ। गलती तो हर इंसान से होती है। भैया आपका दिल बहुत बड़ा है, बहुत अच्छे इंसान है आप। भाभी जी को घर बुला लीजिए, बच्चों को माँ का प्यार मिल जाएगा और घर भी संभल जाएगा। रमेश अपनी माँ को फोन करता है। माँ, मैं सरला को घर बुला लूं बच्चों के खातिर? वो आना भी चाहती है। देख बेटा, तेरे साथ अब ये समस्या है कि तेरे पैसे जितने आते हैं उतने में तेरा घर ये मुश्किल से चलता है। सरला आएगी, खुद कमाएगी तो आर्थिक तौर से भी सहायता मिलेगी तुझे। अगर वो आना चाहती है तो बुला लो उसे। माँ की बात रमेश को समझ में आती है और वो सरला को फोन करता है। सरला, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको अब माँ की जरूरत है। अगर तुम बच्चों के साथ रहना चाहती हो तो तुम आ सकती हो। मैं इस छोटे से घर में कैसे रहूंगी? तुम लोग इस घर में आकर रह लो, मेरे पास बड़ा मकान है। रमेश बच्चों से बात करता है। नहीं पापा, हम इसी घर में रहेंगे। हाँ पापा, हम इसी घर में रहेंगे। मम्मा पहले हम लोगों को छोड़कर चली गई, अब शर्तों के साथ वापस आ रही है। हम तो आपके साथ खुश है पापा, हमें यही रहना है। कुछ देर बाद सरला का फोन आता है। बच्चे उस घर में नहीं आना चाहते, इसी घर में रहना चाहते हैं। लेकिन उस छोटे से घर में मैं कैसे रहूंगी? रमेश कुछ नहीं बोलता, फोन रख देता है। एक दिन, पापा आज मेरे स्कूल का एनुअल डे है, पेरेंट्स को भी बुलाया है, आप आएंगे ना? लेकिन आज तो बेटा मेरा ऑफिस का बहुत जरूरी काम है। एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग मुझे अटेंड करनी है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या फायदा होता पापा, पहले भी बता देती तो आपको तो आना ही नहीं था। रमा का उतरा हुआ चेहरा देखकर रमेश उससे कहता है, मैं आ जाऊंगा बेटा, प्रॉमिस। रमेश ऑफिस जाता है। मीटिंग के बीच में उसका ख्याल घर पर ही लगा रहता है। क्या सोच रहे हो रमेश? मैं देख रहा हूँ मीटिंग में तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, बार बार घड़ी देख रहे हो। कहीं जाना है क्या? आज मेरी बेटी के स्कूल में एनुअल डे का फंक्शन है, मेरा पहुंचना जरूरी है। और यहाँ जो मीटिंग चल रही है उसका कोई महत्व नहीं है तुम्हारे लिए? नहीं सर, वो बात नहीं है। दरअसल मेरी वाइफ भी मेरे साथ नहीं रहती है, ऐसे में बच्चों को स्कूल में वक्त नहीं दूंगा तो उनको बुरा लगेगा ना। ठीक है, ये 2 काम कर लो, इनके बाद चले जाना। रमेश अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसे काम करते देर हो जाती है और जब वो घर पहुंचता है तो रमा सो चुकी थी। रमेश रमा के पास आकर बैठता है तो उसे रोने की आवाज आती है। बेटा मुझे माफ कर दे, आज ऑफिस में बहुत काम था। पापा आपने प्रॉमिस किया था आप आएंगे। सबकी मम्मी आई थी पर मेरे घर से कोई नहीं आया था। ये बोलकर रमा रोने लगती है। रमेश शांत होकर वहां से चला जाता है। अकेला बैठा वो सोच रहा था, मैं कभी भी अच्छा पिता नहीं बन सकता। बच्चों को पालने के लिए सरला की जरूरत है। मैं अभी फोन करके कहता हूँ हम उसके पास आने के लिए तैयार हैं। रमेश सरला को फोन करने ही वाला था कि उसके घर की घंटी बजती है। सामने दरवाजा खोलने पर आसपास के पड़ोसी खड़े थे। अरे आज आप लोग सब एक साथ, सब ठीक तो है? हाँ हमारा तो ठीक है, लेकिन आज रमा परेशान लग रही थी। आप कहें तो मैं बात कर लूं? अरे नहीं, वो मैं स्कूल नहीं जा पाया तो थोड़ी परेशान हो गई थी। भाई साहब अब आप नौकरी करें या बच्चों का स्कूल देखें, लेकिन ये बात बच्चे कहाँ समझ सकते हैं। खैर, बेचारी बच्ची। बेटी के लिए बेचारा शब्द सुनकर रमेश को बहुत बुरा लगता है। भाई साहब आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? हमें आपके घर के लिए बहुत दया होती है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम लोगों को बता दिया करिए। ये खाना लीजिए, आप कहाँ खाना बना पाएंगे, अभी तो ऑफिस से आए हैं, ये बच्चों को खिला दीजिएगा। अच्छा चलते हैं हम लोग। पड़ोसी अपने घर चले जाते हैं और रमेश दरवाजा बंद करके सोचता है, मेरे घर पर कोई दया करके देखे मुझे पसंद नहीं है। कैसे मेरे बेटे को बेचारी बोल रही थी। अरे उनके बच्चे रोते नहीं होंगे क्या? बढ़िया ही। रमा पापा का ये रूप देखकर मुस्कुरा देती है। फिर एक रोज सुरेश की टीचर का फोन रमेश को आता है। सर मैं सुरेश की टीचर बोल रही हूँ, आपसे मिलना था, क्या आप स्कूल आ सकते हैं? सब ठीक तो है ना टीचर जी? क्या हुआ, उसने कोई शरारत की है? अरे नहीं, वो बिल्कुल शरारती बच्चा नहीं है, पढ़ने में भी बहुत अच्छा है। बस कुछ बात करनी थी, आप स्कूल आ जाइए। रमेश ऑफिस जाता है और वहां जाकर स्कूल जाने की बात भूल जाता है। 1-2 दिन बाद टीचर खुद घर आती है। बेल बजती है, रमेश दरवाजा खोलता है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सुरेश की टीचर हूँ मैं। जी बिल्कुल आइए। माफ करिएगा, मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गया कि मुझे स्कूल जाना है।
आप तो जानते हैं कि मुझे अकेले ही दोनों बच्चों को पालना होता है। जी मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मैं खुद ही आ गई। टीचर की नजर पूरे घर पर पड़ती है। घर गंदा बिखरा सा लगता है। दरअसल मुझे आपके घर पर आकर बात करना ठीक तो नहीं लग रहा, लेकिन सुरेश की तबीयत आए दिन खराब रहती है। मुझे लगता है कारण ये है आपके घर का रखरखाव। आप अपना घर साफ क्यों नहीं रखते? मैं साफ करता हूँ ऑफिस से आने के बाद। दरअसल सुबह खाना बनाकर ऑफिस भागने की जल्दी होती है, इस कारण सफाई नहीं कर पाता हूँ। यही गलती करते हैं आप। घर की सफाई एक वक्त नहीं बल्कि हर वक्त रखनी चाहिए। घर पे कीड़े मकोड़े और दूसरी गंदी चीजों से बच्चों की तबीयत खराब होती है। सुरेश पढ़ने में अच्छा लड़का है, इसलिए मुझे उसकी चिंता है। अच्छा मैं चलती हूँ, हो सके तो दूसरी शादी कर ले या फिर उसकी माँ को ही साथ में रख ले। वैसे ये आपका पर्सनल मामला है, लेकिन उसकी टीचर होने के नाते मुझे उसकी चिंता है। रमेश सोच लेता है वो बच्चों को लेकर सरला के घर रहेगा। एक तो घर इतना गंदा, ऊपर से बढ़ती हुई बेटी। शाम को बच्चे घर आते हैं तो वो देखते हैं पूरे घर में पैकिंग चल रही है। पापा ये क्या कर रहा है? बेटा हम माँ के घर रहने जा रहे हैं। पापा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में हम कहीं और जाके कैसे रहेंगे? रमेश सुरेश को गले लगाकर कहता है, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक न होने का कारण भी मैं ही हूँ। मैं घर समय से साफ नहीं कर पाता। गंदे घर में बीमारियों का घर होता है। माँ का घर साफ सुथरा और अच्छा रहेगा। ठीक है पापा हम जा सकते हैं, लेकिन पहले आप माँ को कहे यहाँ आकर हम लोगों के साथ कुछ दिन रहे। हम लोगों को ठीक लगा तभी हम लोग उनके घर जाएंगे। रमेश सरला को सारी बात बताता है। यही दिक्कत है, पता नहीं कितना जिद्दी बना दिया है तुमने मेरे बच्चों को। चलो ठीक है मैं ही आकर रहती हूँ। सरला अपना सामान लेकर रमेश के घर आती है। ये क्या नाश्ता बना है? सुबह सुबह पेस्ट्री और केक कौन खाता है? तभी काम वाली बाई आती है। मालकिन में आज से सारा घर साफ रखेगी, अब बिल्कुल चिंता ना करो। ये बोलकर काम वाली घर साफ करने लगती है। मेरे कमरे में मत जाना, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन फिर कमरा कैसे साफ होगा? पापा करेंगे, उनको पता है मेरा कौन सा सामान कहाँ रहता है। रमा ये क्या है? नाश्ते में चिप्स? ये तो पापा ने मना किया है खाने के लिए। हाँ पापा हमें जो जो नहीं खाने देते वो सब ये खिला रही है। ये खाने में क्या बनाया है? ऐसा नाश्ता नहीं करते हम। पापा कहाँ है? बेटा पापा को अब थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं। पापा बहुत थक चुके हैं। वो सिर्फ नौकरी करेंगे और घर पर रहेंगे। तुम लोगों की जिम्मेदारी अब मेरी। रमा सुरेश को देखती है, जैसे कह रही हो अब तक ये कहाँ थी? मैं ये मिल्क और चॉकलेट सिरप नहीं खाता, ब्रेड तो हम कभी नहीं खाते। पापा कहाँ है? मुझे ग्रीन वेजिटेबल और अंकुरित दालें चाहिए। मैं भी ब्रेकफास्ट लाइट लेती हूँ, आप पापा से पूछ लीजिए हम लोग क्या खाते हैं। लेकिन इससे तुम लोगों का पेट भरा रहेगा। सुबह सुबह कौन नाश्ता किचन में बनाता है? यही खाना अच्छा है बच्चों के लिए, इसमें स्वाद है। और पौष्टिकता कहाँ है? पापा हमें ऐसा खाना खिलाते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। शोर सुनकर रमेश आता है। मैं तो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, शोर सुनकर आ गया। क्या हो रहा है यहाँ? और ये सब क्या खा रहे हो तुम लोग? पापा देखिए ना। मैं फटाफट नाश्ता बनाकर लाता हूँ, बस 2 मिनट, तुम दोनों यहीं रहो। रमेश किचन में जाता है और खूब अच्छा सा नाश्ता बनाकर बच्चों को देता है। ये लो चुकंदर का केक, और ये तुम्हारे लिए पालक के चीला हरी चटनी के साथ। ये पेस्ट्री और केक हटाओ यहाँ से। सरला देखती है कि कैसे रमेश ने बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से पाला है। तुम तो परफेक्ट हो, फिर मेरी जरूरत क्यों पड़ी? मुझे लगता है बच्चों को पालने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। लोग हमें दया की नजर से देखते हैं। घर में साफ सफाई और दूसरी चीजें कैसी होनी चाहिए मुझे नहीं पता। रमा भी बड़ी हो रही है, वो मुझसे शायद कोई बात शेयर ना कर पाए, इसीलिए। अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, खाने में कुछ है क्या? शाम को रमा स्कूल से घर आती है तो रो रही थी। क्या हुआ रमा, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, तुम अपने काम से काम रखो। रमा सरला को कुछ नहीं बताती और वहां से कमरे में चली जाती है। शाम को रमेश घर आता है तो रमा अपने कमरे में क्या कर रही है? इस टाइम तो वो बाहर खेलने जाती है। पता नहीं क्या हो गया, मैंने 2 बार पूछा लेकिन नहीं बताया, फिर मैंने भी छोड़ दिया। रमेश उसके कमरे में जाता है जहाँ रमा अपने पिता के गले लगकर रोने लगती है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? रमा रमेश को बताती है कि स्कूल में कुछ लड़कों ने उसे छेड़ा। रमेश को गुस्सा आता है। सरला तुम दिन में घर में थी, रमा के स्कूल क्यों नहीं गई? उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। वैसे भी ये बातें तो माँ से शेयर की जाती है। बेशर्म कहीं की, पापा से ये सारी बातें कर रही है। सरला तुम कैसे बात कर रही हो अपनी बेटी के साथ? तभी वहां सुरेश आता है और रमेश के गले लगकर रोने लगता है। अब तुमको क्या हुआ बेटा? एक ही दिन में मेरे दोनों बच्चे इतने परेशान हो गए।
पापा इन्होंने मेरे कमरे की सफाई की और मेरे सारे खिलौने फेंक दिए। मैंने उनसे कहा था मेरे कमरे को साफ ना करे, मेरा कमरा सिर्फ आप साफ करेंगे। मेरे सारे सुपरमैन के खिलौने उन्होंने उठाकर फेंक दिए। मेरे बहुत से गेम्स भी नहीं मिल रहे। सरला, तुमने इसके गेम्स और सुपरमैन के खिलौने क्यों फेंके? क्योंकि अब इसकी खिलौने खेलने की उम्र नहीं है, इसको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इतने सारे खिलौने कौन जमा करता है? वो पढ़ने में अच्छा है, अच्छा पढ़ता है, तभी तो मैं उसे खिलौने दिलाता हूँ। और तुम्हें सिर्फ कमरा साफ करना था, उसके खिलौने क्यों छुए? तुमने मुझे क्यों बुलाया कि रोज मेरी बेइज्जती करो? तुम्हारी बेटी अपने दिल की बात मुझसे शेयर नहीं करती, जबकि तुमने कहा था बेटी बड़ी हो रही है, उसे माँ की जरूरत है। बेटा एक माँ का दर्द नहीं समझता। इतने सारे खिलौने तुमने तो लाकर उसको बर्बाद कर दिया, और अब मुझे बुलाए इन सबको ठीक करने के लिए? पापा ने कुछ बर्बाद नहीं किया। पापा आप मुझे खिलौना तभी दिलाते हैं जब मैं उनको पढ़कर दिखाता हूँ। पापा हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप हमें जैसे भी रखते हैं हम अच्छे से रहेंगे। रहा घर को साफ करने का सवाल, तो मैं बड़ी हो गई हूँ, घर की सफाई मैं करूंगी। पापा बाहर के सामान और दूसरे काम में मैं आपकी मदद करूंगा, हमें इनकी जरूरत नहीं है। बेटा, हमें आपकी माँ को वक्त देना चाहिए, वो धीरे धीरे समझ जाएंगी कि आप लोगों की जरूरत क्या है। अभी तक वो घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां नहीं उठाती थी, इसलिए उन्हें पता नहीं है कि बच्चों को कैसे रखा जाता है। पर पापा आपको तो पता है। मुझे भी एक मौका दे दो, मैं वादा करती हूँ दोबारा तुम लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हम सब अब एक परिवार की तरह रहेंगे। विजय अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। विजय का परिवार दिखने में बेहद सुलझा हुआ और संस्कारी था, लेकिन उसकी दोनों बहुओं की एक आदत पूरे घर का माहौल बिगाड़ देती थी। वे चुगलीखोर थी, हर छोटी बड़ी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलती थी, जिससे घर में गलतफहमियां और तनाव बढ़ जाता था। ललिता और रोशनी खरीदारी के लिए तैयार हो रही थी। रानी चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। रोशनी जल्दी चलो, बाजार चलना है। तुम्हें भी एक नया हार लेना था ना? हाँ मम्मी जी, मैं तो कब से सोच रही थी कोई सुंदर सा हार ले लूं। अच्छा, तो छोटे साहब के लिए घर में पैसे नहीं है, लेकिन बहू को हीरे का हार चाहिए। अभी ये खबर मामी को बताती हूँ। ललिता और रोशनी बाजार के लिए निकल जाती हैं और रानी अपनी चुगली की योजना बनाने लगती है। बाजार में ललिता और रोशनी हार खरीदती हैं। नमस्ते माता जी, कहिए क्या देखना है? हमें कोई अच्छा सा हार दिखाइए जो हीरे जैसा दिखे, लेकिन ज्यादा महंगा ना हो। बिल्कुल, ये वाला देखिए, इसे पहनने पर असली हीरे का ही लुक आएगा। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। ठीक है, यही पैक कर दीजिए। ललिता और रोशनी बाजार से लौट आती हैं और अपने कमरे में चली जाती हैं। रानी चुपके से घर से बाहर निकलती है और पड़ोस में रहने वाली मामी सविता के घर पहुंचती है। अरे मामी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? अरे रानी बहू, आओ आओ, बैठो बैठो, क्या हाल चाल है? क्या बताऊं मामी जी, घर की हालत ना दिन ब दिन खराब होती जा रही है। क्यों भाई, क्या हुआ? अरे पूछिए मत, एक तो घर में पैसों की तंगी है, ऊपर से हमारी छोटी बहू रानी बनने चली है। अरे क्यों, क्या कर दिया उसने? आज सुबह ही मेरी सासू माँ के साथ बाजार गई थी और सीधा हीरे का हार खरीद कर ले आई। क्या, हीरे का हार? अब आप ही बताइए, घर में पैसे पूरे नहीं पड़ रहे और ये महारानी असली हीरे का हार पहनकर घूमेगी। हद हो गई भाई, ये तो बहुत गलत बात है। मामी जी आप तो जानती है ना, कुछ औरतों को शान शौकत दिखाने का बहुत शौक होता है। बिल्कुल सही कहा बहू। अब देखती हूँ ये खबर और कहाँ कहाँ तक पहुँचती है। सविता पास में रहने वाली रानी की मौसी आरती को फोन करती है। हेलो आरती दीदी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। अरे दीदी, तुमने सुना क्या? विजय की छोटी बहू रोशनी ने असली हीरे का हार खरीद लिया है। क्या, हीरे का हार? इतनी महंगाई में? हाँ दीदी, और सोचो, घर में खर्चे पूरे नहीं हो रहे और बहू ऐश करने में लगी है। ये तो बहुत गलत बात है, मुझे ललिता से बात करनी होगी। आरती सीधे ललिता के घर पहुंच जाती है। ललिता चाय बना रही थी। ललिता, ये क्या सुन रही हूँ मैं? क्या हुआ दीदी? तुम्हारी छोटी बहू असली हीरे का हार पहन रही है और तुम्हें कुछ पता भी नहीं है? कौन कह रहा है ये सब? मोहल्ले में सब बातें कर रहे हैं। ये जरूर रानी की हरकत होगी। रानी, ये क्या सुन रही हूँ मैं? क्या हुआ मम्मी जी? तुमने मोहल्ले में ये झूठी खबर फैलाई कि रोशनी ने असली हीरे का हार खरीदा है। मम्मी जी मैंने तो बस मामी जी से हल्की फुल्की बात की थी। हल्की फुल्की?
पूरे मोहल्ले में बात फैल गई है। उसी समय विजय भी आ जाता है और मामला और बिगड़ जाता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है? आपकी बड़ी बहू रानी घर की शांति भंग करने पर तुली है। रानी, तुम्हें समझ में नहीं आता कि चुगली से परिवार में कितनी दरारें आ सकती है? माफ कर दीजिए पापा जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। रानी उस वक्त तो चुपचाप वहां से माफी मांगकर हट जाती है, पर रोशनी भी इन मामलों में कुछ कम नहीं होती। रात का समय, घर में ललिता की तबीयत ठीक नहीं थी। ललिता बिस्तर पर लेटी थी। उसे हल्की सर्दी और सिर दर्द महसूस हो रहा था। गौरव और रानी उनके पास बैठे थे। मम्मी, आपको डॉक्टर को दिखा दे? नहीं बेटा, बस थोड़ा सिर दर्द है, आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मम्मी जी, अगर कोई ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा, मैं यहीं हूँ। हाँ बेटा। थोड़ी देर बाद ललिता सो जाती है। गौरव और रानी अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ समय बाद रानी अचानक गौरव से बात करती है। सुनिए ना, कल हमने सिनेमा जाने का प्लान किया था ना? हाँ, लेकिन मम्मी की तबीयत। अरे तो मम्मी ने खुद ही तो कहा है आराम करने से ठीक हो जाएंगी। हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। ठीक है, लेकिन एक बार मम्मी से पूछ लेते हैं। गौरव ललिता के पास जाता है और धीरे से पूछता है। मम्मी, हम एक मूवी देखने जाने का सोच रहे थे, अब ठीक होंगी ना? हाँ बेटा, जाओ जाओ, मैं ठीक हूँ। ठीक है मम्मी। गौरव और रानी सिनेमा जाने की तैयारी करते हैं। रोशनी ये सब देख रही थी और मन ही मन मुस्कुराती है। उसे चुगली करने का मौका जो मिल गया था। सुबह रोशनी पड़ोस में मौसी आरती के घर पहुंचती है। अरे रोशनी बहू, इतनी सुबह सुबह, सब ठीक तो है ना? अब क्या बताऊं मौसी जी, घर में तो हद ही हो गई है। क्यों, क्या हुआ? अरे हमारी मम्मी जी की तबीयत बहुत खराब थी, सिर दर्द से तड़प रही थी, और सोचिए ऐसे में उनकी बड़ी बहू रानी और बेटा दोनों सिनेमा देखने चले गए। क्या, सच कह रही हो? हाँ मौसी जी, मैंने खुद देखा। बेचारे पापा जी भी परेशान थे, लेकिन उनकी किसी ने परवाह ही नहीं की। ये तो बहुत गलत बात है। माँ बीमार हो और बहू बेटा मौज मना रहे हो। मैं अभी गौरव को ही रास्ते में पकड़ कर पूछती हूँ। हाँ मौसी जी, आप ही समझाइए, वरना ये तो बिगड़ते ही जा रहे। गौरव सब्जी लेने बाजार जा रहा था, तभी रास्ते में आरती उसे देख लेती है और तुरंत उसके पास पहुंचती है। गौरव बेटा, रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे मौसी जी, क्या हुआ? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारी माँ बीमार थी और तुम सिनेमा देखने चले गए। ये आपको किसने कहा? अरे मुझे सब पता है। तुम्हारी माँ बेचारी दर्द से तड़प रही थी और तुम मौज करने चले गए। मौसी जी, आपने गलत सुना है। हम मम्मी से पूछ कर गए थे, उन्होंने खुद कहा था कि आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। सच कह रहे हो क्या? हाँ मौसी जी, मैं अपनी माँ को यूं ही नहीं छोड़ सकता। अच्छा, फिर किसी ने ये बात बढ़ा चढ़ाकर बताई होगी। बिल्कुल, और मुझे अंदाजा भी है कि वो कौन हो सकता है। गौरव घर आता है। रोशनी चाय बना रही थी। वो सीधा उसके पास जाता है। रोशनी भाभी, आपने मौसी जी को क्या बताया? मैंने तो बस क्या, हमारी बात को मिर्च मसाला लगाकर पूरी दुनिया को बता दिया? अरे मैंने तो बस चिंता जताई थी। चिंता या फिर चुगली? तभी ललिता आवाज सुनकर अपने कमरे से बाहर आती है। क्या हुआ गौरव? मम्मी, मौसी जी मुझे डांट रही थी कि मैं आपको बीमार छोड़कर सिनेमा चला गया था। पर तुम मुझे पूछने आए थे और मैंने खुद तुम्हें जाने दिया था। हाँ मम्मी, लेकिन किसी ने ये बात अलग तरह से फैलाकर सबको बता दी। ललिता समझ जाती है कि ये रोशनी की हरकत होगी। वो उसकी और गुस्से से देखती है। रोशनी, तुमने ऐसा क्यों किया? मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई। बेटा, चुगली करना बहुत आसान है, लेकिन इसका असर बहुत बुरा होता है। तुम्हारी छोटी सी बात ने गौरव की इज्जत पर सवाल खड़े कर दिए। माफ कर दीजिए मम्मी जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। भाभी, बस यही समझाना था कि घर की बात घर में रहनी चाहिए। घर में पिछली घटनाओं के बाद कुछ दिनों तक शांति बनी रही। सभी ने सोचा कि अब कोई चुगली या अफवाह नहीं फैलेगी, लेकिन कुछ ही समय बाद एक नई घटना घटी। विजय के घर में चोरी हो गई। हैरानी की बात यह थी कि चोर पूरे घर में घुसे, लेकिन सिर्फ एक टीवी ही लेकर गए। रानी ने ये बात अपनी मौसी आरती को बढ़ा चढ़ाकर बताई, और आरती ने सविता को और 2 बार बढ़ा चढ़ाकर बता दी। बात इतनी फैल गई कि पूरे मोहल्ले को लगने लगा कि ललिता के घर में काला धन है, और इसीलिए उन्होंने चोरी की शिकायत तक नहीं की। अरे ये दरवाजा खुला कैसे रह गया? क्या हुआ भाई? लगता है घर में चोरी हो गई है। सभी घबराकर इधर उधर देखने लगते हैं। तभी गौरव आवाज लगाता है। अरे टीवी गायब है।
लेकिन बाकी सब सामान तो सही है। अरे किसी ने सिर्फ टीवी चुराया। हाँ, और कुछ नहीं ले गए? चलो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। अब रहने दीजिए, एक टीवी के लिए पुलिस केस करने की क्या जरूरत है? हाँ पिताजी, आजकल तो पुलिस को बुलाने में ज्यादा झंझट होता है, छोड़िए ना। घर वाले तय करते हैं कि कोई रिपोर्ट नहीं कराएंगे और सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन रानी को ये छोटी सी चोरी मसाला लगाने के लिए एक सुनहरा मौका लगती है। अगले दिन रानी आरती मौसी के घर जाती है। मौसी जी, आपसे ना एक जरूरी बात कहनी थी। अरे क्या हुआ रानी? आप किसी से मत कहना, पर हमारे घर में ना चोरी हो गई है। हैं? क्या? कब? कल रात। और सबसे अजीब बात क्या है पता है? क्या? चोर पूरे घर में घूमकर सिर्फ टीवी ही ले गया। अरे और कोई सामान नहीं? नहीं ना। और सोचिए, इन लोगों ने पुलिस को खबर भी नहीं की। क्यों? बस ऐसे ही। आरती के दिमाग में ये बात घर कर जाती है। उसे लगता है जरूर घर में कोई बड़ा राज छिपा है। अब वो ये खबर सविता तक पहुंचाए बिना रह नहीं पाती। आरती सविता को खबर और बढ़ा चढ़ाकर बताती है। सविता, तुमने सुना? ललिता के घर में चोरी हो गई। क्या? कब? बस 2 दिन पहले। लेकिन जानती हो सबसे अजीब बात? क्या? चोर सिर्फ टीवी लेकर गया और इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं की। हाँ तो? अरे तुम समझी नहीं, अगर घर में कुछ गड़बड़ ना होती तो वे पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं कराते? मतलब? इसका मतलब ये है कि उनके घर में काला धन है। हाय, क्या सच में? और नहीं तो क्या, मुझे तो पक्का यकीन है कि चोरी हुई नहीं, बल्कि ये कोई और ही मामला है। अब ये अफवाह पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैलने लगती है। ललिता बाजार में सब्जी खरीद रही थी, तभी पड़ोसन सरला सवाल पूछती है। अरे ललिता बहन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। सुनना है तुम्हारे घर में चोरी हुई। अब हाँ, लेकिन और तुम लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं की। हाँ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में काला धन छुपा है, इसीलिए तुमने शिकायत नहीं की। सरला, ये सब अफवाहें हैं। लेकिन तुमने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करी? क्योंकि चोरी में सिर्फ एक टीवी गया था और हमने सोचा इतनी छोटी बात के लिए पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। ओह, तो बाकी सब बातें गलत है? हाँ बिल्कुल, पर बाद में विनोद के पापा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज भी करा दी थी। सरला को समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ अफवाह थी। रानी की चुगली से एक मामूली चोरी की घटना को काले धन की कहानी बना दिया गया था। जैसे तैसे इधर ये अफवाह बंद हुई तो उधर गौरव ने अपने लिए 5,000 का लोन ले लिया। गौरव ने 5,000 का लोन लिया? ये लोन क्यों लिया? घर में तो कोई बड़ी जरूरत भी नहीं थी। गौरव कमरे में आता है। रोशनी तुरंत उससे सवाल करती है। गौरव, ये क्या, तुमने लोन लिया? हाँ, बस 5,000 का लिया है, थोड़ी जरूरत थी। अरे पर बिना मुझे बताए क्यों? रोशनी, ये बहुत छोटी सी बात है, मुझे कुछ जरूरी काम के लिए चाहिए था, इसलिए ले लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सविता मामी से बात करके देखती हूँ, शायद वो कुछ समझा सके। रोशनी बिना कुछ कहे बाहर चली जाती है। गौरव कंधे उचकाकर अपना काम करने लगता है। रोशनी सविता मामी से बात करने जाती है और बात पढ़ने लगती है। अरे रोशनी, कैसी हो? सब ठीक? मामी जी, एक परेशानी है। क्या हुआ? गौरव ने 5,000 रुपये का लोन लिया है। क्या? लोन क्यों लिया भाई? पता नहीं, कह रहा था कि जरूरत थी, लेकिन मुझे बिना बताए ले लिया। बेटा, ऐसा तो तब होता है जब घर में आर्थिक तंगी हो। कहीं घर में कोई बड़ी परेशानी तो नहीं ना? नहीं मामी जी, पर मुझे ना चिंता हो रही है। लगता है मामला गंभीर है। मैं जरा रानी से बात करूंगी, शायद उसे कुछ पता हो। सविता रानी से बात करने का मन बना लेती है। चुगली का सिलसिला आगे बढ़ता है। रानी अपने घर में काम कर रही थी, तभी सविता मामी आती है। अरे मामी जी, आइए आइए। बेटा, तुम्हें ना एक बहुत ज़रूरी बात बतानी थी। क्या हुआ? गौरव ने लोन ले लिया है और सुनने में आ रहा है कि काफ़ी बड़ी रकम है। क्या? कितने का लोन? 50,000 का। है? इतना बड़ा लोन? अरे घर में तो पहले ही पैसे की तंगी चल रही थी, अब ये नया झंझट।
मुझे तो लग रहा है कि घर गिरवी तक रख दिया होगा। ओहो, ये तो बहुत बड़ी बात है, मुझे आरती मौसी से बात करनी होगी। अब रानी आरती मौसी के पास जाने की योजना बनाती है और अफवाहों का ये सिलसिला और तेज हो जाता है। आरती अपने घर में बैठी होती है, तभी रानी आती है। मौसी जी, बहुत बड़ी बात हो गई। क्या हुआ बेटा? गौरव ने घर गिरवी रखकर लोन लिया है। क्या? पूरा घर गिरवी रख दिया? हाँ मौसी जी, अब तो भगवान ही जाने क्या होगा। ये तो बहुत बुरी खबर है। ललिता को कुछ पता है कि नहीं? मुझे तो लग रहा है कि मम्मी जी को पूरी बात नहीं पता। इस घर में तो हर कोई अपने फायदे के लिए कुछ भी कर रहा है। आरती ये बात सीधा ललिता तक पहुंचाने का सोचती है। घर में ललिता और विजय बैठे थे, तभी आरती घर आती है। ललिता, क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारे लड़के ने क्या किया? क्या हुआ दीदी? तुम्हारे बेटे ने पूरा घर गिरवी रख दिया है। क्या? तभी गौरव वहां आता है। ललिता तुरंत उससे सवाल करती है। गौरव, ये क्या सुन रही हूं मैं? तुमने घर गिरवी रखकर लोन लिया? क्या? किसने कहा आपको? पूरे मोहल्ले में चर्चा हो रही है। मम्मी, मैंने सिर्फ 5,000 का लोन लिया था। घर गिरवी रखने की बात झूठ है। 5,000 के लिए घर कौन गिरवी रखता है? क्या? हाँ, ये सब चुगली और अफवाहों का नतीजा है। सभी घर वाले चुप हो जाते हैं। विजय गहरी सांस लेते हुए पूरे परिवार को समझाता है। अब बहुत हो गया, यह घर अफवाहों का अड्डा बनता जा रहा है। आज हम सबको समझना होगा कि चुगली एक घर को बर्बाद कर सकती है। सही कहा पापा। अगर यही चलता रहा तो हम खुद अपने घर को तबाह कर देंगे। हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। बस आगे से ध्यान रखना। पूरा परिवार एक दूसरे की ओर देखता है और महसूस करता है कि चुगली से केवल गलतफहमियां और झगड़े बढ़ते हैं। विजय और ललिता को उम्मीद होती है कि अब सब बदल जाएगा, लेकिन रानी और रोशनी अपनी आदतों से बाज नहीं आती। अगले ही दिन से चुगलियों का सिलसिला फिर से शुरू।